नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this class I am going to discuss section number 23 of the Hindu Marriage Act. So please go to the board and see this. This is section 23. What? This is section 23 डिक्री इन प्रोसीडिंग्स। P4 प्रीलिम्स लगाइए, यहां से क्वेश्चन आता है। हेडिंग से भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। वो कहां से क्वेश्चन पूछेंगे? हेडिंग से ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। एंड दिस सेक्शन इज वेरी टेक्निकल। यू नो, मेरा ख्याल है कि जितने भी सेक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं उन सब में अगर कोई टेक्निकल सेक्शन है तो वो सेक्शन 23 ही है। ये किसी की भी मेहनत पर पानी फेरने के लिए इसके अंदर कुवत है कि किसी की भी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए आपको बहुत ढंग से समझना है एंड आई विल इंश्योर कि आपको सबको समझ में आए भी अच्छी तरीके से। अब है क्या इसमें, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक थे मनमोजी। कौन थे साहब? मनमोजी। मनमोजी साहब हैं, इनकी शादी हो रखी है किसके साथ? पारो के साथ। एंड नाउ ही इज इन अफेयर विद व्हाट? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी के साथ अफेयर में भी हैं। नो व्हाट ही वांट्स कि किसी भी तरीके से पारो के साथ, पारो से मेरा पीछा छूट जाए और चंद्रमुखी से मुझे शादी करने का मौका मिल जाए। तो फिर वो देखेगा हिंदू मैरिज एक्ट में कहां कहां मुझे कौन कौन से रिलीफ मिल सकते हैं, डिवोर्स लेने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से मैं अपना उल्लू सीधा कर सकता हूं। ठीक है। अब मान लीजिए पारो बहुत झगड़ालू लेडी है। पारो को बहुत छोटी छोटी बातों गुस्सा आ जाता है। वैसे शांत रहेगी वो, लेकिन हल्का सा उसकी मम्मी के बारे में कुछ कह दो फिर वो तांडव मचा देगी। यानी कि उसको अगर छेड़ा आपने, जब तक आप छेड़ेंगे नहीं उसको, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी काम, वेरी गुड लेडी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने उसके मैके के बारे में हल्का सी बात कही, उसका सीन दूसरा हो जाता है। और ये मनमोजी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पहले हम पारो को प्रोवोक करेंगे, फिर पारो अपने दूसरे रूप में आएगी और फिर मैं कहूंगा कि देखो शी इज सच ए शॉर्ट टेम्परामेंट लेडी और शी ट्रीट्स मी विद क्रुएलिटी, शी कमिट्स क्रुएलिटी अपॉन मी, और फिर मुझे इसके लिए डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स की ग्राउंड भी तैयार कर लेंगे। डिवोर्स के लिए हम कोर्ट में चले भी जाएंगे। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि कोर्ट का रुख क्या होगा। किसी भी प्रोसीडिंग्स में रिलीफ देने से पहले कोर्ट कौन कौन सी बातों को देखेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप प्लीज सी द बोर्ड, सेक्शन 9 बिफोर यू। सेक्शन 9 पढ़ा था आप लोगों ने। दिस इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है ना। सेक्शन 9 में जाते हैं रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट के लिए, और सेक्शन 13 में हम जाते हैं डिवोर्स के लिए। फाइन, डिवोर्स ये हुआ। ग्राउंड्स अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ फॉर द डिक्री ऑफ डिवोर्स: एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डेजर्शन, एपोस्टेसी, लेप्रोसी, वेनरल डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो कोई व्यक्ति अगर डिवोर्स लेने के लिए गया इन ग्राउंड्स पे, और मान लो जेन्युइनली वो ग्राउंड प्रूव भी कर पा रहा है, एडल्ट्री प्रूव कर पा रहा है, या क्रुएल्टी को प्रूव कर पा रहा है, डेजर्शन को प्रूव कर पा रहा है, तो क्या तब भी कोर्ट उसको वो रिलीफ देने के लिए बाउंड है? क्या उसको रिलीफ डिनाई किया जा सकता है? ये बहुत टेक्निकल पार्ट है और उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन 23, एंड दिस इज सेक्शन 23 फॉर यू। दिस इज सेक्शन 23। प्लीज सी दिस बोर्ड नाउ। इस बैकग्राउंड में, यानी कि रिलीफ के लिए आपको डिवोर्स चाहिए, आप वाकई में पीड़ित हैं पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा, क्या तब भी कोर्ट आपको डिवोर्स देने के लिए मना कर सकती है? आप चीखते रह जाएंगे, फिर कहेगी ना ना ना, आपको तलाक नहीं मिलेगा। आप कहेंगे जनाब मैं पत्नी के द्वारा सताया हुआ हूं। कह रहे हमें दिख रहा है तुम सताए हुए हो, लेकिन तब भी रिलीफ नहीं देंगे। तो ऐसा क्या है सेक्शन 23 में?
कौन कौन सी ग्राउंड्स पर रिलीफ होने के बावजूद भी आपको रिलीफ मना कर सकते हैं, ग्राउंड्स होने के बावजूद भी। आई बिलीव कि आपको भूमिका समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। इज इट सो और नॉट? तो प्लीज सी द लैंग्वेज ऑफ दिस इज सेक्शन 23। In any proceedings under this act, please see the words in any proceedings under this act. In any proceedings, any proceedings का मतलब है it may be any proceeding, it may be section 9, it may be 10, 11, 12, 13, whatever, 24, 25, 26, whatever it may be. It may be any proceeding, कोई सी भी proceeding हो। नेक्स्ट वर्ड ऑफ द हियर हाईलाइट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेदर डिफेंडेड और नॉट। वेदर डिफेंडेड और नॉट प्लीज हाईलाइट कर लीजिए। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, अब देखो आपको आपके बेयर एक्ट में नोट्स मैंने अटैच कर दिए, ए बी डबल बी देन सी डी एंड देन ई। दीज आर 1 2 3 4 5 6 ग्राउंड्स हैं। इन एडिशन 6 कंडीशंस हैं। ये ए आप देखो सेक्शन 23 में जो 6 ये जो क्लॉजेस हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज डबल बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी एंड क्लॉज ई, ये 6 कंडीशंस हैं। अगर आपको डिवोर्स लेना है, सेक्शन 13 में आप गए हैं, तो सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स हैं वो केवल ग्राउंड्स के बेस पे आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू सेटिस्फाई द कोर्ट अबाउट द सेक्शन 23 ग्राउंड्स प्लस सेक्शन 23 कंडीशंस, देन ओनली यू कैन गेट द रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। अगर आप सेक्शन 13 में डिवोर्स के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू प्रूव दैट योर केस इज कवर्ड अंडर द ग्राउंड मेंशन्ड इन सेक्शन 13। सेक्शन 13 में जो आधार दिए गए हैं डिवोर्स के, वो आधार हमारे पास है, उनको हम साबित कर सकते हैं। और साथ ही साथ सेक्शन 23 की जो कंडीशंस हैं उनको भी हम सेटिस्फाई करते हैं। जब ये कंडीशंस को सेटिस्फाई हो जाएंगी, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी, only then the court will give you relief, otherwise court will not give you relief. Please let me know आपको बात समझ में आई है नहीं, सेक्शन 23 क्यों जरूरी है। तो ये सेक्शन 13 भी हो सकता है, 9, 10, 11, 12, 13 एनीथिंग। तो उनके साथ किसी भी सेक्शन के साथ में 23 को चिपका करके ही पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेक्शन 23 का जो इंट्रोडक्टरी वर्ड क्या है, इन एनी प्रोसीडिंग्स, किसी भी प्रोसीडिंग्स में ये लागू होगा। तो सेक्शन 23 शुड बी रेड अलोंग विद ऑल अदर सेक्शंस। प्लीज लेट मी नो, इतनी सी बात आपको समझ में आई है नहीं? इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, क्या सेटिस्फाइड है कोर्ट? दिस ए को मैं पढ़ाऊंगा अभी, देखिए, एंड लास्ट में पढ़िए बस। And in such a case, but not otherwise, the court shall decree such relief accordingly. ये आपके बेयर एक्ट में लास्ट में जो लाइन है, इसके साथ पढ़ेंगे आप तो आपको बात समझ में आएगी। देखिए क्या बेसिकली सेक्शन 23 क्या कहता है। सेक्शन 23 में लेज डाउन सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ इसमें सिद्धांत दिए गए हैं, सिद्धांत फॉर द गाइडेंस ऑफ द कोर्ट एंड सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनके सेटिस्फेक्शन पर ही कोर्ट आपको डिक्री करेगी। अब मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली क्या मामला है इसका। ये रहा, देखिए इसका क्या मतलब है, एंड नोट अदरवाइज। इसका मतलब ये है कोर्ट का सेटिस्फेक्शन ये होगा, पहली बात कि ग्राउंड्स ऑफ रिलीफ, यानी कि अगर आपने डिवोर्स का रिलीफ मांगा है तो उसकी ग्राउंड्स एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती हैं। अगर आपने कॉन्जुगल राइट्स का रिलीफ मांगा है तो उसकी ग्राउंड्स एग्जिस्ट करती नहीं करती। और साथ ही साथ ए से लेकर के ई तक की जो कंडीशंस यहां पे दी गई हैं वो सेटिस्फाइड हो रही नहीं हो रही हैं। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड होंगी तब ही रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज नोट। बट नोट अदरवाइज का मतलब क्या है
ये जो लाइन आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बट नोट अदरवाइज, जो लास्ट की लाइन है, बट नोट अदरवाइज, इसका मतलब यह है कि अगर सेक्शन 23 की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो तब आपको कोर्ट रिलीफ नहीं देगी। आपने डिवोर्स का रिलीफ मांगा, आपने कहा, मान लीजिए सौरभ बोस पहुंचे कोर्ट के अंदर, इन्होंने कहा जनाब पत्नी का सताया हुआ हूं, है ना। क्या किया पत्नी ने, दिन रात मारती है, धो धो के मारती है, बस किसी तरीके से दे दीजिए। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं। क्रुएल्टी करती है आपकी पत्नी, हाँ जी हाँ। पत्नी को बुलाया जाए, पत्नी ने क्या कहा, हाँ जी क्यों मारती हैं आप, क्रुएल्टी, आपके पास एलिगेशन है कि क्रुएल्टी करते हैं। कह रहे जनाब इसे कर्मी ऐसे, जितने पैसे कमाता नहीं है उससे ज्यादा जुए में, शराब पी के घर में आता है, उल्टे से दोस्तों को बुलाता है, मैं गुस्से में पिटाई कर देती हूं उसकी। अब क्या, अब बाजी पलट गई। इससे पहले सौरभ ने जितनी भी इंजरीज दिखाई थी, जितने भी शरीर पर नील पड़े हुए दिखाए थे धुनाई के, वहां पर कोर्ट की मर्सी इसकी तरफ आ गई थी कि वाकई में क्रूएलिटी है ये। लेकिन जब वाइफ की सफाई सामने आई तो क्या लगा, ये लगा यस, क्लॉज 1, कि भैया यहां पर तो हस्बैंड की ही गलती है, तो हस्बैंड कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रोंग। तो भले ही ये दिखता हो कि क्रूएलिटी हुई है, लेकिन हस्बैंड ने वो कारण पैदा करे हैं, हस्बैंड की ही गलती है, तो उसको फिर वो डिवोर्स का रिलीफ मना किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल 23 का बताया कि एग्जैक्टली आपको 23 के दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, ग्राउंड्स होनी चाहिए रिलीफ की, और सेक्शन 23 की जो कंडीशंस है वो होनी चाहिए। अब सेक्शन 23 का जो ए पार्ट है वो पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है, इसको पढ़िए। 23 का ए, प्लीज सी दिस, एनी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग सच रिलीफ एग्जिस्ट। देखिए एनी ऑफ द, केवल ब्लू लाइन पढ़ना आप, केवल एनी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग रिलीफ एग्जिस्ट, नंबर वन, and the petitioner is not in any way taking advantage of his or her own wrong or disability for the purpose of such relief। ये देखिए, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोर्ट ये देखेगी, पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट क्या देखेगी, एनी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग रिलीफ एग्जिस्ट। ब्लू कलर पे आप करना, ब्लू कलर को देखना, एनी ऑफ द ग्राउंड्स। जो ग्राउंड्स, जैसे डिवोर्स की ग्राउंड्स कौन सी हो सकती हैं, डिवोर्स की ग्राउंड है सपोज कि एडल्ट्री है, एडल्ट्री के बेस पर डिवोर्स सीख किया गया है, तो देन कोर्ट विल सी नंबर 1 पार्ट दैट एनी ऑफ द ग्राउंड दैट इज द एडल्ट्री, ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इस व्यक्ति ने, यानी कि रेस्पोंडेंट ने, जिसके विरुद्ध तलाक की अर्जी आई है, क्या एडल्ट्री की है या नहीं की है, पहली बात। अब कोर्ट के सामने बात आ गई कि यस की है, यानी कि ये जो वाइफ कह रही है, कि मेरे हस्बैंड ने एडल्ट्री की है, ये तो प्रूव हो गया, सामने वीडियो भी आ गया, एमएमएस आ गया सामने, एडल्ट्री का इंसिडेंट तो आ गया। लेकिन साथ ही साथ अब कोर्ट क्या देखेगी कि जो वाइफ है, जो पेटिशनर है, क्या ये पढ़िए, पेटिशनर हमारे एग्जाम्पल में वाइफ इज नॉट इन एनी वे टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज हर और हर ओन रोंग और डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ द रिलीफ। कि कोर्ट साथ ही साथ ये भी देखेगी कि ये जो पेटिशनर है, जो पेटिशनर हमारे सामने रोध हो रही है कि मेरे पति ने एडल्ट्री की है, कि पेटिशनर के अपना रोंग तो नहीं है कोई, पेटिशनर कहीं ऐसा तो नहीं अपनी ही उसमें एडवांटेज ले रही हो ये, तो देखिए कोर्ट, तो पता चला कि पेटिशनर जो है, जो लेडी है, वो तो करती ही डीलिंग लड़कियों में है, और ऐसे ही किसी मौके पे इसने हस्बैंड के साथ ये काम करवा दिया, एंड नाउ शी इज टेकिंग हर ओन बेनिफिट। तो कई बार कोर्ट ये देखेगी कि हमारे सामने जो पेटिशनर आया है कि वो खुद गलत तो नहीं है। प्लीज लेट मी नो ये इतनी सी बात आपको समझ में आई है नहीं आई, कम ऑन एवरीवन प्लीज। तो ये क्लॉज 1 है, इट इज व्हाट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन डिसेबिलिटी और रोंग।
तो ये एक प्रिंसिपल है, वन हु कम्स टू इक्विटी, वन हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। ये रूल है, इस सिद्धांत पर बेस्ड है कि जो कोई व्यक्ति न्याय के लिए आता है, वन हु कम्स टू इक्विटी, जो कोई व्यक्ति न्याय चाहता है, मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। यहाँ पर क्लीन हैंड्स का मतलब ये नहीं है सौरभ कि हाथ धो करके सैनिटाइज करके आएगा। क्लीन हैंड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि उसका अपना फॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह पर सही होना चाहिए, तभी उसको न्याय की जिज्ञासा करनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो अब इसी में जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक केस लॉ देता हूं आपको मैं, उसको और ज्यादा समझ में आएगा आपको क्या मतलब इस बात का। दो पति कैसे कैसे होते, ये देखो मीराबाई का केस देखो आप। अब देखिए एक हस्बैंड को डिवोर्स चाहिए था। क्या चाहिए हस्बैंड को? डिवोर्स चाहिए, क्योंकि उसने कहीं और शादी करनी थी। अब उसने क्या किया देखो ये कि उसने पढ़ा सेक्शन 13(1)(a। क्या पढ़ा? सेक्शन 13(1)(a। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं इसको समझाता हूं 13(1)(a) की माया कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए 13(1)(a) को पढ़ते हैं दोबारा। ईदर पार्टी टू ए मैरिज may also present a petition for the dissolution of marriage by divorce on the ground what? डिवोर्स इस ग्राउंड पर भी ले सकते हैं। किस ग्राउंड पर? कि देयर हैज बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और अपवर्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ ए डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? वेरी गुड। आफ्टर द पासिंग ऑफ ए डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन या फिर कंजुगल राइट। कि अब 13(वे) पढ़ा सौरभ बोस ने, 13(1)(a) ने, कि पारो से मन नहीं लग रहा, अब मैं चंद्रमुखी से शादी करूंगा। सही है? तो इसने क्या किया, भले मानुस ने, देखो ये हैं देवू यानी कि देवदास, शादी की पारो से, मन लगा चंद्रमुखी से। इसको समझने की कोशिश करना। अब पारो से छुटाना है पीछा, तो भाई साहब ने क्या किया, चुपचाप पहले तो की शादी चंद्रमुखी के साथ, यह एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब पारो से दूर चले गए, पारो के साथ रहना ही बंद कर दिया। अब पारो के पास क्या रिमेडी है? जब पति दूर चला जाएगा तो पारो के पास क्या रिमेडी है? वो सेक्शन 9 में जाएगी, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में जाएगी। ये कहेगी कोर्ट से कि मेरा पति बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के बाहर रह रहा है, मुझसे दूर रह रहा है, उसको कहा जाए कि मेरे साथ रहे। ठीक है? तो डिक्री इसके फेवर में हो जाए। और तब भी 1 साल तक अगर कुछ ना हो तो फिर जाकर के पारो या देवदास डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 13(1) यही कहता है, 1A है ना, यही कहता है ना। अब देवू ने क्या किया, पहली बात दूर रहना शुरू कर दिया। एक बात, पारो से फिर सेक्शन 9 किसी के दोस्त के से या किसी तरीके से पारो ने सेक्शन 9 में कोर्ट में अप्लाई कर दिया। अब पारो आ गई कहां पर? सेक्शन 9 में कोर्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, CR। क्या प्रेयर है कि मेरे पति को कहा जाए मेरे साथ आकर रहे। अब क्या होगा, WS फाइल करना पड़ेगा देवू को। अब देवू का दिमाग यहां चलता है। देवू ने कहा कि मैं एक्स पार्टी मैं कोई रिप्लाई देता ही नहीं, लंबा मामला चलेगा अननेसेसरी का, आई विल नॉट गिव रिप्लाई ऑफ दिस। और इन दिस वे देवदास ने, इसने क्या किया, नालायक आदमी ने, इसने किया ये। दी हस्बैंड केस का नाम है मीराबाई केस में क्या हुआ, हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टेड ए सेकेंड मैरिज, उसने दूसरा विवाह किया। ही अलाउड एन एक्स पार्टी डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स टू बी पास्ड अगेंस्ट हिम। अपने विरुद्ध ही डिक्री पास होने दी, अपने विरुद्ध ही डिक्री पास होने दी। कैन यू इमेजिन इट? ही अलाउड दिस डिक्री अगेंस्ट हिम, एक्स पार्टी मीन्स विदाउट कंटेस्टिंग उसने डिग्री पास होने दी। किसके फेवर में गई? वाइफ के फेवर में गई। अब उसके बाद में क्या किया, ही वेटेड फॉर सम टाइम।
समझे। इस बीच में ना तो उसने मेंटेनेंस दिया अपनी वाइफ को, ना ही बच्चों की कोई केयर की, कोई ध्यान नहीं रखा बच्चों का। उसके बाद में हस्बैंड ने फाइल कर दिया डिवोर्स की पिटीशन, वाइफ से कराया सेक्शन 9, और फिर उसके बेस पे चला गया जनाब के पास, जनाब डिवोर्स दे दो। कह रहे हैं क्यों दे दें? कह रहे सर वो कंजुगल राइट्स की डिग्री जनाब ने पास की थी और 1 साल तक हम लोग साथ रह नहीं पाए, इसलिए डिवोर्स दे दो। समझे आप मेरी बात? टेक्निकलिटी कितने लोग समझे प्लीज ये बताइए यहां तक कि हस्बैंड की चालाकी समझ में आई नहीं आई? तो ये देखिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए नियम ये है, इसके लिए आपको 13(1) पढ़ना पड़ेगा दोबारा, सही है? देखिए ये पढ़िए, देयर हैज बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन एज बिटवीन पार्टीज टू द मैरिज फॉर 1 ईयर और अपवर्ड्स। देखिए कि आफ्टर द पासिंग डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, समझे कि अगर कोर्ट ने एक जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी, ठीक है, कौन सी डिक्री पास हो गई? सेक्शन 10 में और जुडिशियल सेपरेशन हो जाए, या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हो जाए सेक्शन 9 में। कोर्ट ने सेक्शन 9 में या सेक्शन 10 में डिक्री पास कर दी। सेक्शन 9 की डिक्री यह है, यह कहा जाता है कि दोनों एक साथ रहो। जुडिशियल सेपरेशन में यह कहा जाता है कि दोनों आप पति पत्नी अलग अलग रह सकते हो, लेकिन आपका तलाक नहीं हुआ, लेकिन आप लीगली अलग अलग रह सकते हो। तो डिग्री पास हो गई, चाहे सेक्शन 9 में हो या सेक्शन 10 में हो। और उसके बाद में भी 1 साल तक, सही, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल या उससे अधिक तक, देयर हैज बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, उनके मध्य सहवास नहीं हो पाया, हस्बैंड और वाइफ के मध्य सहवास नहीं हो पाया, नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन। 1 साल का टाइम निकल गया। तो सेक्शन 13(1) ये कहता है कि अगर ऐसा होता है तो पति या पत्नी में से कोई भी, ईदर पार्टी टू द मैरिज, उन पति या पत्नी उनमें से कोई भी जाकर के कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और किस ग्राउंड पर? कि जनाब आपने सेक्शन 9 या 10 की डिग्री पास की थी और 1 साल से अधिक का टाइम हो गया और हमारे बीच में सहवास नहीं हो पाया, और अब इसी ग्राउंड पर आप हमें डिवोर्स दे दो। तो ये है सेक्शन 13(1) का बैकग्राउंड। तो 13(1) किसको समझ में आया? ये वाली बात जो मैंने समझाई है, तब आप समझोगे उस नेक्स्ट बात को। अब डिवोर्स का तरीका क्या मिला? मान लो सौरभ बोस मेरे पास आया कि सर किसी भी तरीके से सर डिवोर्स दिला दो। तो मैंने इसको रास्ता बताया कि देखो अगर तुम्हें मुंबई जाना है ना कलकत्ता से, तो सीधे मुंबई की फ्लाइट मत ना लो, तुम पहले दिल्ली आओ, दिल्ली से मुंबई जाओ, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। कैसे? पहले तुम सेक्शन 9 की डिग्री करवाओ, और जब सेक्शन 9 की डिग्री हो जाएगी उसके 1 साल बाद फिर तुम जाना डिवोर्स के लिए, बाईपास करके जाओ आप। अब सौरभ को समझ में आ गया कि डिवोर्स सीधे सीधे मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं लेता हूं सेक्शन 9 या सेक्शन 10 की हेल्प। अब सेक्शन 9 की हेल्प, सेक्शन 9 कैसे मिलेगा? अब खुद तो रह रहा है दूसरी लड़की के साथ, तो ये तो खुद तो जाएगा नहीं कि पत्नी आओ मेरे साथ रहो, पहली पत्नी से तो कहेगा नहीं ऐसा। तो इसने क्या काम करा, जब दूसरी लड़की ने, पत्नी ने सेक्शन 9 की पिटीशन डाली, तो उसके मन बाँछें खिल गई एकदम, मन खुश हो गया कि अब सेक्शन 9 की डिग्री को मैं अलाउड करवा देता हूं। और ये कोर्ट में गया ही नहीं, इसको सम्मन बुलाए नहीं गया, तो इसके विरुद्ध पास हो गई एक्स पार्टी की डिग्री। सौरभ बोस के विरुद्ध पार्टी हो गई एक्स पार्टी डिग्री सेक्शन 9 में। कोर्ट ने क्या कहा? सौरभ बोस को आदेशित किया जाता है कि वो अपनी पत्नी के साथ जाकर रहे। अब सौरभ बोस क्या कह रहे हैं? मैं तो यही चाहता था जनाब, आप एक बार सेक्शन 9 की डिग्री पास तो कर दो, फिर मैं आराम से 1 साल इंतजार करूंगा, और 1 साल के बाद में मैं फिर आपके पास आऊंगा डिवोर्स के लिए कि जनाब देखो 1 साल हो गया और हमारे बीच तो सहवास नहीं हो पाया इस ग्राउंड पर। तो ये है इसकी चालाकी। तो यहां पर क्या किया, इस हस्बैंड ने पहले सेकंड मैरिज की, फिर दूसरी पत्नी को सताया, उससे एक्स पार्टी डिग्री करवाई, और फिर अपनी ही गलतियों का एडवांटेज लेने के लिए पहुंच गया डिवोर्स लेने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि बेटा देखो तुम डिवोर्स लेने आए हो, अच्छी बात है,
लेकिन तुम पहले सेक्शन 23 की 1 की क्लॉज ए पढ़ लो। कोर्ट को ये देखना होगा that petitioner is not in any way taking advantage of his or her own wrong or disability, कि ये जो पेटिशनर है किसी भी तरीके से अपनी गलतियों का एडवांटेज तो नहीं ले रहा है, अपनी ही कारस्तानियों का फायदा तो नहीं उठा रहा है। अगर कोर्ट जब संतुष्ट हो जाएगी तब ही रिलीफ की डिक्री मिलेगी, अदरवाइज नोट। ये जो लास्ट की लाइन मैंने पढ़वाई थी आपको, बट अदरवाइज नोट अदरवाइज, इसका मतलब ये वो लास्ट की लाइन ये। एंड इन सच ए केस, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी, देन इन सच ए केस द कोर्ट शैल डिक्री सच रिलीफ अकॉर्डिंगली, कोर्ट रिलीव करेगी, बट नोट अदरवाइज, अन्यथा नहीं करेगी। इट मीन्स इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द टू थिंग्स, दोनों बातों से कोर्ट जब सेटिस्फाइड हो जाएगी तब ही कोर्ट जाकर के डिक्री पास करेगी। कौन सी ग्राउंड्स है, कौन सी दो बातें हैं। नंबर 1 ये पहली बात, ब्लू कलर देखो कौन सी चीजें हैं। एनी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग सच रिलीफ, ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सेक्शन 13(1)(a) की ग्राउंड एग्जिस्ट करती है। एंड सेकंड पॉइंट ये देखा जाएगा कि पेटिशनर इज नॉट टेकिंग इन एनी वे एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन रॉन्ग और डिसेबिलिटी फॉर द पर्पजेस ऑफ सच रिलीफ, कि ये अपनी ही गलती का फायदा तो नहीं उठा रहा है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तब जाकर के कोर्ट इनको रिलीफ देगी, अदरवाइज कोर्ट रिलीफ नहीं देगी। बोलो हाँ या ना। तो ये हुआ 1A। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत, क्योंकि टेक्निकल है। अब मैं आगे बढ़ूं। दैट एनी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग सच रिलीफ एग्जिस्ट, नंबर 1 ये जो मैंने पढ़ाया अभी। एंड द पेटिशनर इज नॉट इन एनी वे टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन रॉन्ग और डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ सच रिलीफ। ठीक, ये बात होगी दूसरी बात। अब बढ़ते हैं आगे जरा। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, देखो कितना टेक्निकल है। शुरू में देखो जो पहली लाइन है इसको देखना, 1 की पहली लाइन, वेदर डिफेंडेड और नॉट, वेदर डिफेंडेड और नॉट, प्लीज पी फॉर प्लिम्स यहां पर लगा ली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है शुरू में 1 में जो लिखी है। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। वेदर डिफेंडेड और नॉट, इसका मतलब क्या है, ये जो शुरू में लिखा है ना वेदर डिफेंडेड और नॉट, इसका मतलब ये है, देखिए, द पेटिशनर इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द ग्राउंड्स स्ट्रिक्टली अपॉन विच ही रिलाइज, इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर द प्रोसीडिंग्स इज डिफेंडेड और नॉट। वाओ माय गॉड, क्या मतलब है इस बात का, ये और समझिए। देखिए अगेन बहुत टेक्निकल बात समझा रहा हूं आपको मैं, इसलिए मैंने कहा था कि सेक्शन 23 को मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है इसमें। वेदर द प्रोसीडिंग इज डिफेंडेड और नॉट, अब समझिए, ये है हमारे कौन से बाबू बताओ, सौरभ बाबू उर्फ देवदास, यही है। नाउ ही इज सीकिंग डिवोर्स, सीकिंग व्हाट, डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ 13(1)(a), 13(1)(a, किस ग्राउंड पर, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री हो चुकी है जनाब, 1 साल हो चुका है। इस ग्राउंड पे भाई साहब देवदास आए हैं, तो नाउ ही इज द पेटिशनर, इनकी वाइफ क्या हो जाएगी, रेस्पोंडेंट, तो पारो हो गई रेस्पोंडेंट। तो नाउ कोर्ट विल सी द कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन 23 if whether Paro defends it or not. Paro as a defendant डिफेंड करती है नहीं करती है अपने आप को। कोर्ट विल सी द मेरिट्स ऑफ द पेटिशनर, कि देवदास के केस में कितनी मेरिट है इस पर देखेगी। जैसे मान ली देवदास पहुंच गए, जनाब डिवोर्स चाहिए, तो बट रहे हैं लड्डू डिवोर्स चाहिए, कि जनाब देखो पारो तो आ नहीं रही, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है,
जिसके विरुद्ध मुझे डिवोर्स चाहिए, व्हेन शी इज नॉट अपियरिंग बिफोर द कोर्ट, शी इज नॉट डिफेंडिंग हर, तो कोर्ट शुड नॉट हेजिटेट इन ग्रांटिंग रिलीफ टू मी। तो कोर्ट कहेगी देखो बबुआ, हमने पढ़ रखा है सेक्शन 23 अच्छी तरीके से, पढ़े लिखे जज हैं, ऐसे नहीं है। जो पहली लाइन में लिखा हुआ है, इन एनी प्रोसीडिंग्स वेदर डिफेंडेड और नोट, उसको डिफेंड किया गया है या नहीं किया गया है। पेटिशनर इज रिक्वायर्ड टू प्रूव हिज केस, पेटिशनर इज रिक्वायर्ड टू प्रूव हिज केस स्ट्रिक्टली, उन जिन ग्राउंड्स पर उसका केस बेस्ड है उसको स्ट्रिक्टली प्रूव करना पड़ेगा, डिफेंडेंट से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कहेगा कि अगर ये देवदास ये कहता है कि जनाब पारो तो आई नहीं है, पारो तो डिफेंड ही नहीं कर रही है, कह रहे पारो को तुम छोड़ दो। देवदास भाई साहब केस है आपका, इट्स योर केस, यू आर द पिटिशनर, यू विल हैव टू प्रूव द ग्राउंड्स ऑफ योर केस स्ट्रिक्टली वेदर डिफेंडेड और नॉट। कोर्ट को यह सेटिस्फैक्शन देखना है ऑन द मेरिट्स ऑफ योर ओन केस, इवन इफ इट इज नॉट डिफेंडेड बाय द डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट, we will grant the relief only when all the conditions of section 23 are satisfied. Please let me know आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए मेरे दिल की इच्छा यही है कि बस कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो पैसों की वजह से पढ़ ना पाए। बस इस मिशन में प्लीज़ हेल्प मी एंड शेयर दीज वीडियोज़, इन वीडियोज़ के बारे में, इस विधीश एकेडमिक चैनल के बारे में सबको बताइएगा। एंड आप खुद भी बहुत सिंसियरली से पढ़ते रहिएगा, अगला वीडियो पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।